तो आज हम शुरू करने वाले हैं इतिहास के दूसरा चैप्टर और पहले चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे। इसके साथ साथ तीसरा चैप्टर के कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि दूसरा चैप्टर तीसरा चैप्टर से कैसे जुड़ जाता है। तो आइए, हेलो दोस्तों और हेलो बच्चों, आप सभी का अग्रवाल स्मार्ट क्लासेज में स्वागत है। और हम आज शुरू करने वाले हैं इतिहास। तो आइए एक एक करके एक एक टॉपिक को पढ़ते हैं। तो देखिए, हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। पहला अगर चैप्टर में देखते हैं तो हम लोग फ्रांस की क्रांति पढ़ चुके हैं। पढ़े हैं कि नहीं? यहाँ ऑफलाइन के बच्चे भी बैठे हैं क्लास में, तो वो बोलते रहेंगे साथ साथ में, और जैसे कि एक बना रहे, क्लास का फ्लो बना रहे, जिससे कि लगेगा कि क्लास हमारा चल रहा है। तो पहला चैप्टर हम लोग क्या पढ़े हैं? फ्रांस की क्रांति। और फ्रांस की क्रांति में हम लोग क्या पढ़े थे? नेपोलियन बोनापार्ट पढ़े थे। नेपोलियन बोनापार्ट पढ़े थे। और जैसे ही नेपोलियन बोनापार्ट पढ़े थे तो उसके बाद हम इसी चैप्टर में हम लोग देखे थे कि फ्रांस में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। और ये दो जब टॉपिक हम लोग पढ़ लिए थे तो आगे हम लोग देखे थे दूसरा चैप्टर। ये तो हमारा पहला चैप्टर था, और दूसरा चैप्टर हम लोग क्या पढ़े थे? दूसरा चैप्टर जो था उसमें रूस की क्रांति पढ़े थे। रूस की क्रांति पढ़े थे कि नहीं? और रूस की क्रांति जब पढ़े थे तो इसी में हम लोग पढ़े थे क्या? खूनी रविवार पढ़े थे। खूनी रविवार पढ़े थे। और खूनी रविवार पढ़े थे तो इसी में हम लोग एक और बात पढ़े थे, कार्ल मार्क्स को पढ़े थे। कार्ल मार्क्स को पढ़े थे। और कार्ल मार्क्स के पढ़ने के साथ साथ हम लोग लेनिन को पढ़े थे। और लेनिन को पढ़ने के साथ साथ एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, यूटोपियन। क्या पढ़े थे? यूटोपियन पढ़े थे। और यूटोपियन के साथ साथ हम लोग क्या पढ़े थे कि इसमें देखे थे कि कौन कौन से पर्सनालिटी इसमें काम किए हैं या फिर है। उसके बाद हम लोग सामान्यतः तीसरा चैप्टर के बारे में सुनने को आया था कि हम लोग को चैप्टर है क्या? हिंद चीन। क्या है? हिंद चीन। और इसी का आज हम लोग क्या समझ रहे हैं? कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। तो एक एक करके सुनेंगे जिससे कि बातों को पता चले कि आखिरकार हिंद चीन जो चैप्टर है उसको हम लोगों को कैसे हल करना है और कैसे समझना है। तो पहले हम लोग इसमें क्या क्या देखेंगे? इसमें देखते हैं पहला कि रूस की क्रांति हुई। रूस की क्रांति हुई। अब रूस की क्रांति होता है तो रूस की क्रांति कितने चरणों में? सामान्यतः दो चरणों में। तो दो चरणों में होता है रूस की क्रांति। तो इसमें 1905 की घटना आती है और एक 1917 की घटना आती है। और इस 1917 की घटना में दो चरण होता है ना। और एक इसमें क्या होता है? एक तो होता है फरवरी की क्रांति और एक होता है अक्टूबर की क्रांति। और ये दोनों कहाँ कहाँ है? 1917 में। ये भी कहाँ है? 1917 में। तो फरवरी 1917 की क्रांति में आपसे जब कोई पूछे कि क्या हुआ था, तो फरवरी 1917 की क्रांति में वहां का एक जार था। जार, जार मतलब क्या कहते हैं? रूस के राजा को कहा जाता है जार। रूस के राजा को क्या कहा जाता है? जार कहा जाता है। और उस समय का जार कौन था? निकोलस द्वितीय। कौन था? निकोलस द्वितीय। अब ये निकोलस द्वितीय था, ये अच्छा राजा था कि खराब राजा था? खराब राजा था, यानी क्या था? निरंकुश राजा था। क्या था? निरंकुश राजा था। अब बताइए कि निकोलस द्वितीय से जनता खुश थी कि नाराज थी? नाराज थी। अब जनता जब निकोलस द्वितीय से नाराज होगी तो जनता फरवरी 1917 की क्रांति करेगी। करेगी कि नहीं? फरवरी 1917 की क्या करेगी? क्रांति करेगी। अब इस क्रांति में क्या होता है कि ये जो निकोलस द्वितीय है ये राजगद्दी छोड़ देता है। क्या करता है? राजगद्दी छोड़ देता है। अब जैसे ही राजगद्दी ये छोड़ता है तो यहाँ पे हम लोग देखे थे कि ये निकोलस द्वितीय के बाद कोई रूस का कुर्सी संभाला होगा, रूस का सत्ता संभाला होगा कि नहीं? संभाला होगा। तो रूस के गद्दी संभालने वाला व्यक्ति कौन था? क्लास में हाला नहीं, एकदम यहाँ पर देखिए। रूस के गद्दी संभालने वाला व्यक्ति कौन था? केरेनेंस्की। क्या नाम था? केरेंस्की या केरेनेंस्की। अब ये केरेंस्की था, तो केरेनेंस्की के बारे में हम लोग सुने क्या थे कि ये कौन सा दल का था? कौन से दल का था? मेंशेविक का था। क्या था? मेंशेविक का था। मेंशेविक का था। अब जैसे ही ये मेंशेविक का था तो हम लोग ये बात देखे थे कि मेंशेविक और बोल्शेविक के बीच में लड़ाई होगा। होगा कि नहीं? तो अभी हम लोग यहां तक सुने कि जार निकोलस द्वितीय गद्दी छोड़कर चला गया है और रूस की गद्दी किसके हाथों में चलाया? मेंशेविक दल के नेता केरेनेंस्की के हाथों में चलाया है। अब ये बताइए कि क्या मेंशेविक दल के नेता केरेनेंस्की से जनता खुश है? रूस के जनता?
तो जनता नहीं खुश है। एक तो जार निकोलस से भी नहीं खुश था और जनता केरेनेंस्की से भी खुश नहीं था। ये सब क्लास में रहने रहे पढ़ेगी सब कम, एसी चलाने को कहेगी सब ज्यादा है। लाइव वीडियो चल रहा है तो क्या, पहले पढ़िए। जिंदगी में पसीना बहवे नहीं कि यार सफलता सोच रहे हैं, ऐसा रहेगा तो एसएसटी में ना इतना अच्छा से एसएसटी पढ़ाने के बाद, हाँ पहले पढ़िए लोग, चल जाएगा ऐसे चल जाएगा। अभी सुनते हैं। तो ये जो केरेनेंस्की है, अब केरेनेंस्की से जनता खुश है, जनता खुश नहीं है। अब केरेनेंस्की को भी जनता हटाएगा। अब रूस की जनता, इसमें एक व्यक्ति का नाम सुने थे, कौन सा व्यक्ति? लेनिन। लेनिन। अब ये लेनिन के साथ रूस की जनता मिल जाएगी। किसके साथ? रूस की जनता किसके साथ मिलेगी? लेनिन के साथ। और लेनिन जो है किस दल का नेता है? बोल्शेविक दल का नेता है कि नहीं? अब ये बोल्शेविक दल का नेता है, तो ये बोल्शेविक दल के तरफ से किससे लड़ाई करेगा? यही केरेनेंस्की से। तो अब क्या हो जाएगा? लेनिन और किसके साथ? केरेनेंस्की होगा कि नहीं? अब इसमें जो होगा किसका हार होगा? इस युद्ध में केरेनेंस्की का हार हो जाएगा। किसका हार होगा? केरेनेंस्की का हार हो जाएगा और लेनिन इस युद्ध में जीत जाता है, यानी रूस की जनता जीत गई। तो ये जो दूसरी कहानी थी, ये दूसरी कहानी अक्टूबर 1917 में हुआ था। अक्टूबर 1917 में हुआ था। यानी अक्टूबर 1917 में क्या हुआ था कि लेनिन रूस की जनता के साथ मिलकर मेंशेविक दल के नेता केरेनेंस्की को, एम लिख दे रहे हैं, मेंशेविक दल के नेता केरेनेंस्की को क्या करता है? हरा देता है। और पूरी रूसी सत्ता किसके हाथों में चला आया? लेनिन के हाथों में आ गया ना। तो अब लेनिन के हाथों में चला आया, तो दो कंडीशन हम यहाँ पर सीखे। रूस की क्रांति 1917 में दो चरणों में, पहला चरण फरवरी 1917 और दूसरा चरण कब? दूसरा चरण कब? अक्टूबर 1917। पहले चरण में राजगद्दी छोड़ता है कौन? निकोलस द्वितीय। और दूसरे चरण में गद्दी छोड़ता है कौन? केरेनेंस्की। और केरेनेंस्की को हराता है कौन? लेनिन। और कौन से दल का नेता है? बोल्शेविक दल का नेता है। तो अब बताइए, अक्टूबर 1917 की क्रांति को एक तो अक्टूबर क्रांति के नाम से जानेंगे और दूसरा किस क्रांति के नाम से जानेंगे? तो बोल्शेविक। किस क्रांति के नाम से? बोल्शेविक क्रांति के नाम से जानेंगे कि नहीं? बोल्शेविक क्रांति के नाम से जानेंगे। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट उठता है, क्या? हमारा लेनिन। तो अब लेनिन के बारे में पढ़ेंगे कि नहीं? लेनिन। अब ये लेनिन है, तो लेनिन किसका समर्थन कर रहा है? रूस का। और रूस के जनता इसके पक्ष में। और रूस की जनता जैसे ही इसके पक्ष में है, तो लेनिन के बारे में हम बताए थे कि ये बचपन से ही कैसा स्वभाव का था? विद्रोही स्वभाव का था कि नहीं? था कि नहीं हो? लेनिन विद्रोही स्वभाव का था। और सामान्यतः लेनिन का जन्म कब माना जाता है? देखिए तो 1870 के आसपास माना जाता है। और इसकी मृत्यु कब माना जाता है? 1924 माना जाता है कि नहीं? और ये 1924 में इसका क्या हो जाता है? मृत्यु। तो लेकिन ये जन्म के साथ मरण के बीच की घटना कुछ जानेंगे कि नहीं जानेंगे, कि छोड़ देंगे? जानेंगे। तो अब सुनिए, लेनिन का जन्म हुआ कब? 1870 में। और लेनिन की मृत्यु कब? 1924 में। सही है ना? जन्म और मरण सही है? ठीक है, ठीक है, लिख देते हैं 10 अप्रैल को पैदा हुआ था। कहीं कहीं पर विवादित है, तो इस डेट पर ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ ध्यान देंगे साल पर। लेनिन कब जन्म लेता है? 1870 में। मरता है कब? 1924 में। अब इसका टाइम पीरियड देखिएगा तो लगभग ये कितना 54 साल जीता है। 54 साल जीता है कि नहीं? अब इसी 54 साल में पूरी कहानी इसकी रहती है। यहाँ पे हम बोले कि लेनिन जो है बचपन से कैसा स्वभाव का है? विद्रोही स्वभाव का है। और विद्रोही स्वभाव का क्यों था? प्रश्न उठता है कि लेनिन बचपन से विद्रोही स्वभाव का क्यों था? तो विद्रोही स्वभाव के होने के पीछे का लॉजिक ये था कि जब अभी थोड़ी देर पहले 1917 में जब रूस की क्रांति पढ़ा रहे थे, तो यहाँ से एक राजा राजगद्दी छोड़ा था, जार निकोलस द्वितीय या एलेक्जेंडर द्वितीय। एलेक्जेंडर गद्दी छोड़ा था। अब एलेक्जेंडर टू की हत्या के आरोप में, एलेक्जेंडर टू की हत्या के आरोप में उसके भाई, किसके भाई? लेनिन के भाई की हत्या कर दिया गया था। ठीक है। मतलब कि ये अफवाह फैलाया गया था कि क्या हुआ था,
बस कहानियों में ये जिक्र मिलता है कि लेनिन का जो बड़ा भाई रहता है, लेनिन का कौन सा भाई, बड़ा भाई रहता है, इसकी हत्या कर दी गई रहती है। क्यों हत्या कर दी गई रहती है? तो जो रूस का राजा है अलेक्जेंडर टू, ऐसा कहा जाता है कि अलेक्जेंडर टू की हत्या लेनिन के 12 भाई किया है, और उसके 12 भाई के इस हत्या के आरोप में उसका भी हत्या कर दिया जाता है। यानी कुल मिला के आसान भाषा में समझिए कि अलेक्जेंडर टू की हत्या लेनिन के बड़का भाई किया है, और इसकी हत्या कोई और कर दिया। अब इस घटना के बाद से लेनिन क्या है, गुस्सा है कि नहीं है, गुस्सा है। अब गुस्सा है तो ये बचपन से विद्रोही है, और विद्रोही है तो क्या, लेनिन जारशाही के खिलाफ हो जाएगा। किसके खिलाफ, जारशाही के खिलाफ। यानी कहने का मतलब कि रूस में कोई भी जार बनेगा या कोई भी राजा बनेगा, उसको ये छोड़ेगा नहीं, उसके एकदम अगेंस्ट में हो जाएगा, उसके खिलाफ हमेशा आवाज उठाते रहेगा। अब देखिए, अब लेनिन आगे धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, और जैसे ही धीरे धीरे बड़ा हो रहा है तो इसको रूस में जार को हराना है, यानी रूस के राजा को हराना है। अब ये जैसे ही रूस के राजा या जार को हराना है, तो आप यहाँ पर देखिएगा कि कोई भी व्यक्ति ऐसे महान नहीं हो जाता, वो कोई ना कोई पार्टी का सदस्य जरूर होगा, या फिर कोई ना कोई दल वो ज्वाइन किया होगा। तो इसी प्रकार लेनिन 2 दल को ज्वाइन करता है। पहला दल का नाम क्या रहता है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी रहता है, डेमोक्रेटिक पार्टी, कौन सा पार्टी रहता है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। और दूसरा पार्टी का नाम क्या रहता है, बोल्शेविक, बोल्शेविक का रहता है। यानी कहने का मतलब है कि ये जो नेता है लेनिन, ये बोल्शेविक दल का भी है, और शुरू में ज्वाइन किया था क्या, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। अब जैसे ही सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी या फिर बोल्शेविक दल को ज्वाइन करेगा, वो क्या हो जाएगा, रूस में एक नेता के तौर पर जाना जाएगा, जाना जाएगा कि नहीं। अब जैसे ही रूस में एक बड़ा नेता के तौर पर जाना जाएगा, तो यहाँ से लेनिन की कहानी आगे बढ़ेगी। और लेनिन की कहानी आगे बढ़ती है तो अभी हम लोग यही ना देखे थे कि लेनिन जो है अक्टूबर 1917 की क्रांति में रूस के जनता के साथ मिलकर कौन सा, मेंशेविक दल के नेता केरेनेंस्की को, इसको हरा देता है, और रूस की सत्ता अब किसके हाथों में आ गई, लेनिन के हाथों में। अब लेनिन के हाथों में आ गया तो एक और बात समझेंगे कि इसके विद्रोहीपन होने के पीछे के कारण एक तो घटना था, और दूसरा बात क्या था। देखिए 10वां में इतना बहुत लोग नहीं कुछ बताता है, लेकिन पढ़ने का सही तरीका यही है कि जब 10वां में हम अपना उम्र बर्बाद कर रहे हैं तो ठीक से पढ़ के बर्बाद करें। अब ऐसा ना हो कि क्वेश्चन रट ले और कहानी पता ही ना हो। तो ये उम्र बिता रहे हैं तो कहानी सीख के जाइए, ये नहीं है कि जीवन पर जन्म लिए हैं तो बस क्वेश्चन आंसर रट के सिर्फ मार्कशीट ले लेंगे, हैं। मार्कशीट का कोई वैल्यू नहीं रहता है मेरे नज़रों में, क्योंकि हम कभी डिग्री पर लिखे थे, कागज पर लिखे थे, कागज के टुकड़ों पर लिखे थे, कि अपने दोस्त के संदर्भ में लिखे थे कि जब उसका मार्क्स हमसे ज़्यादा आ गया था तो वो मतलब कि कागज के टुकड़ा लेकर वो दोस्ती का कद्र नहीं कर रहा था या कर रही थी, बस इतना जानी। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में नहीं जानी, वो कद्र कर रही थी कि नहीं कर रही थी वो अलग बात है, लेकिन डिग्री के आड़ में या कागज के टुकड़ों के आड़ में कभी भी अपना दोस्ती खत्म नहीं करना चाहिए। तो हम इस घटना पर कभी भी लिखे थे कि मैं आज भी तुम्हारे बगल में बैठूंगा, मैं आज भी तुम्हारे बगल में बैठूंगा, या फिर दूसरा इसका लाइन था कि मैं आज भी तुम्हारे जुल्फों के छांव में बैठूंगा। पहले सुन लीजिए, मैं आज भी तुम्हारे जुल्फों के छांव में बैठूंगा, तुम तमाम डिग्रियां अपनी अलमारी में छोड़ कर आना। समझ में आया, तो मेरा कविता का इज्जत नहीं है, ताली वाली बजाइए लोग। तो देखिए ये मतलब कि शायरी क्या होता है, मतलब कि ये जीवन सिखाता है कि तुम्हारे दोस्ती के बीच में और मेरे दोस्ती के बीच में कागज के टुकड़ा नहीं आना चाहिए। मैं आज भी तुम्हारे बगल में बैठूंगा, मैं आज भी तुम्हारे जुल्फों के छांव में बैठूंगा, लेकिन तुम अपनी तमाम डिग्री अलमारी में छोड़कर आना। अब ये घमंड मत करना कि हम 450 लेकर आए तो हम भाई यार हाईएस्ट ला के खुश है, तुमसे ज्यादा हीरो है। समझ में आया ना, तो ये यहाँ ध्यान देना है। तो लेनिन है, तो लेनिन के बारे में पढ़ना है। तो लेनिन तो एक विद्रोही स्वभाव का था, और जैसे ही विद्रोही स्वभाव का लेनिन हुआ तो इसके पीछे का लॉजिक, ये सिर्फ उसका बड़ा भाई की हत्या ना थी, इसके पीछे का लॉजिक एक और था कि ये पढ़ता था किसको, मार्क्स को, कार्ल मार्क्स को पढ़ता था। और ये कार्ल मार्क्स के बारे में हम बताए थे कभी कि कार्ल मार्क्स कौन थे। कार्ल मार्क्स का जन्म बता दीजिए, कार्ल मार्क्स का जन्म कोई बताएगा। 1818 में। कब हुआ था कार्ल मार्क्स का जन्म, 1818 में। सुंदर से लिख देते हैं कब हुआ था, 1818 में। और दिन कौन सा था, 5 मई, 5 मई था। और इसका मृत्यु कब हुआ,
मृत्यु, ये तो जन्म है। मृत्यु बताइए, मृत्यु हुआ, मृत्यु कब हुआ था? 1883 की 82, 83 में इसका मृत्यु हुआ था, 1883 में। अब देखिए इसका भी समय देखेंगे, इसका भी अगर समय देखते हैं तो 60 से 70 साल के बीच में जीता है। और लेनिन का भी समय देखे थे तो 50 से 60 साल के बीच में जीता है। अच्छा आदमी ज्यादा दिन जीता नहीं है। हम भी हो सके तो कभी आप लोगों को फूल वाला चढ़ाने का मौका देते, समझ में आया? हम सोच नहीं रहे हैं, ऐसा होता है। अब देखिए 5 मई 1818 का जन्म ले रहा है कौन? कार्ल मार्क्स। और मृत्यु हो रहा है कब? 1883 में। अब इसके इसके बीच के कंसेप्ट को पढ़ेंगे। तो अब ये जो कार्ल मार्क्स है, यहाँ देखिए ये जो कार्ल मार्क्स है मेरा, इसका प्रभाव किस पर था? लेनिन पर। और लेनिन पर जैसे ही प्रभाव था तो लेनिन विद्रोही हो गया। लेकिन लेनिन से एक पॉइंट उठा हमारा क्या? कार्ल मार्क्स। अब कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 में होता है कहाँ? जर्मनी में होता है कि नहीं? जर्मनी में। और जर्मनी में किस प्रांत में? राइन प्रांत में होता है। किस प्रांत में? राइन प्रांत में होता है। तो ये बात याद रखें। और कार्ल मार्क्स बचपन से ही क्या था? एक यूटोपियन विचारक था। मतलब कि यूटोपियन के इसके अंदर ज्यादा लक्षण नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं अगर इसके विचारों को पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये भी जो सोचता था हल्का मात्रा में सोचता था। कैसा? यूटोपियन सोचता था कि नहीं? अब ये जो यूटोपियन के जैसा सोचता था तो यूटोपियन आखिरकार होता क्या है? इसको हिंदी में लिखा गया है किताब में हमारा क्या? स्वप्नदर्शी लिखा गया है कि नहीं? और स्वप्नदर्शी विचारक जो हुए, स्वप्नदर्शी विचारक जो हुए वो समाज के बारे में बहुत अच्छा सोचे। सोचे कि नहीं? बहुत अच्छा कि बहुत खराब सोचे? बहुत अच्छा सोचे। और ये जो बहुत अच्छा सोचे किसके बारे में? समाज के बारे में। और समाज में भी किसके बारे में हम लोग सोचे? वो लोग सोचे मजदूर के बारे में। मजदूर के साथ साथ किसके बारे में? शोषित वर्ग के बारे में। शोषित जिसका शोषण हुआ है, ध्यान से सुनिए, शोषित वर्ग के बारे में सोचे। और बहुत अच्छा किसके बारे में? मजदूर के बारे में। और किसके बारे में? शोषित वर्ग के बारे में। और कार्ल मार्क्स इसी यूटोपियन में से एक माने जाते हैं। लेकिन मेनली हम लोग 4 विचारक के नाम पढ़े थे यूटोपियन में। वो कौन कौन व्यक्ति था? कौन कौन व्यक्ति था बताइए लोग। तो एक तो था सेंट साइमन, ये प्योर थे कि नहीं? सेंट साइमन थे। दूसरा कौन था? कोई भी बता दीजिए। लुई बला थे, ये भी थे। और उसके बाद रॉबर्ट हुक। और उसके बाद सेंट साइमन, लुई बला, रॉबर्ट हुक। और कौन? रॉबर्ट हुक थे। क्या थे? रॉबर्ट ओवेन थे। यही पढ़े कि कम बेसी, अब बोले कि गलत सलत ज्यादा। कौन थे? रॉबर्ट ओवेन थे। सेंट साइमन, लुई बला, रॉबर्ट ओवेन। और ये कौन थे? चार्ल्स फैरियर। चार्ल्स फैरियर थे कि नहीं? और चौथा में हम लिख देते हैं चार्ल्स फैरियर। कौन थे? फैरियर थे कि नहीं हो? थे। तो अब ये लोग क्या कैसे सोचते थे? अब मजदूरों के बारे में, शोषित वर्गों के बारे में अच्छा सोचते थे। और इन्हीं लोगों से कहीं ना कहीं प्रभावित है कौन? हमारा कार्ल मार्क्स। और कार्ल मार्क्स क्या कहते थे? हमारा कार्ल मार्क्स कहते थे क्या? कि दुनिया के जितने भी संसाधन है, मतलब दुनिया के जितने भी संसाधन है या साधन है, किसके हाथों में दे दीजिए? मजदूर के हाथों में दे दीजिए। किसके हाथों में? मजदूर के हाथों में दे दीजिए। अब इस लाइन से समझ में आ जाना चाहिए कि जो कार्ल मार्क्स है हमारा कैसा है? यूटोपियन कहीं ना कहीं सोच रखते हैं। लेकिन इनसे पहले एक से एक यूटोपियन आ चुका है। सेंट साइमन, लुई बला, रॉबर्ट ओवेन, चार्ल्स फैरियर। समझ में आया? तो ये मतलब दिक्कत नहीं ना है कि स्वप्नदर्शी क्या है? स्वप्नदर्शी मतलब कि एक स्वप्नशील बात करना जो दुनिया में जल्दी लागू ही ना हो। जैसे कि अब कार्ल मार्क्स बोल दिए कि दुनिया में जितने भी शोषित वर्ग है, जितने भी जिसका शोषण हुआ है, या किसान हो या फिर मजदूर हो, उनको सभी संसाधन दे दीजिए। क्यों दे दीजिए? ताकि कि उनकी स्थिति ठीक हो जाए। और जो बड़े लोग हैं, जो बिजनेसमैन है, जो नेता है, जो राजा है, उनको साधन और संसाधन की क्या जरूरत है? कुछ जरूरत है? उनका तो खुद पेट भरा हुआ है। पेट किसका भरना है? मजदूर को, किसान को। तो उनको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में साधन और संसाधन दिया जाए। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप लोगों को कभी महसूस हुआ है कि ये इस प्रकार का बात वर्तमान में कोई करता हो? नहीं कोई करता है। क्योंकि साधन और संसाधन कमजोर वर्ग को, किसान वर्ग को, मजदूर वर्ग को देने में क्या है? बहुत लोग हिचकिचाते हैं।
कि हमारा क्या होगा, मतलब कि अपना जितना पेट भरे और दूसरे का जितना शोषण कर लीजिए, यही मतलब कि इस दुनिया का रीत है। समझ में आया? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कार्ल मार्क्स एक बहुत अच्छा बात बोले थे, अब इसको जो फॉलो करेगा वो देश आगे निकलेगा, जो नहीं फॉलो करेगा वो देश पीछे रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जिस ढंग का ये कार्ल मार्क्स बात बोल चुके हैं, ऐसा एक्सेप्ट करने में समाज को करोड़ों लाखों वर्ष लग जाते हैं, तब जाके समाज या सोसाइटी ऐसे बातों को एक्सेप्ट करता है कि सारे संसाधन, सारे साधन, सारे उत्पादन किसको दे दिया जाए? मजदूर को, गरीब को। लेकिन बताइए कि कोई ऐसा बिजनेसमैन या कोई भी ऐसा नेता है कि जो सब संसाधन दे दे मजदूर वर्ग को? नहीं देगा। अब जैसे ही ये सब बात आएगा तो इसी में कार्ल मार्क्स में एक हम बताए थे कि संघ की बात आएगी, संघ की बात यानी ग्रुप की बात। यानी कार्ल मार्क्स के आने के साथ एक विचार शुरू हुआ ग्रुप का, है? संघ का बात शुरू हुआ कि अगर आप शोषित है या आप पीड़ित है तो आप ग्रुप में रहिए। और इन्हीं विचारों के बाद देखते हैं रूस की क्रांति होता है, किस में? ग्रुप में होता है। वहां के मजदूर इकट्ठा होते हैं, वहां का गरीब इकट्ठा होते हैं और रूस के पूरी जारशाही शासन को, राजा निरंकुश शासन को, अलेक्जेंडर द्वितीय को, केरेनेंस्की को हटा देते हैं। तो कहीं ना कहीं कार्ल मार्क्स के विचारों से क्या प्रभाव पड़ा कि समाज में पॉजिटिव प्रभाव पड़ा। पूरा समाज सुधरा नहीं, लेकिन कुछ मात्रा में तो सुधर रहा है कि नहीं? सुधर रहा है और आज भी सुधार जारी है। यहां तक तो समझ गए लोग। अब हम लोग जब रूस की क्रांति पढ़ चुके हैं तो इसमें हम एक बात बोले थे, क्या? खूनी रविवार। खूनी रविवार बोले थे, क्या बोले थे? खूनी रविवार। अब खूनी रविवार बोले थे तो यहां पर देखिए खूनी रविवार लिखते हैं क्या। अब बताइए लोग कि खूनी रविवार की घटना कब हुआ था? खूनी रविवार की घटना कब? वर्तमान के हिसाब से 22 जनवरी 1905 और पुराने कैलेंडर के हिसाब से, पुराने सी लिख देते हैं, पुराने कैलेंडर के हिसाब से 9 जनवरी 1905। अगर इसमें डाउट हो तो भारतीय भवन एनसीईआरटी उठा के देख लीजिए, 2 डेट मिलेगा। पुराने कैलेंडर के अनुसार खूनी रविवार होता है 9 जनवरी 1905 को और नए कैलेंडर के अनुसार खूनी रविवार की घटना होता है 22 जनवरी 1905 को। अब यहां पर देखना है कि आखिरकार खूनी रविवार क्या था। क्या था खूनी रविवार? बताइए लो। खूनी रविवार क्या था आखिरकार? बताइए लो कि खूनी रविवार क्या था। कर दिए हैं खूनी रविवार। जब तक एसी हम नहीं चालू करेंगे तब तक आप लोग नहीं मानिएगा ना। ये भी चालू करें? चालू कर दिए। अब पढ़िए लोग कि खूनी रविवार क्या था। तो अब ये जो खूनी रविवार है, तो खूनी रविवार के बारे में हम अभी देखें कि 1905 में एक घटना होता है। आप लोगों को पढ़ाए हैं 1905 में घटना होता है। शांत रहेगी कि नहीं? अब मतलब हम कह नहीं रहे हैं कि लड़का से ज्यादा आजकल का लड़कियां लफुआ हो गई है। मेरी आ जाता, अब हरकत कर रही है, इधर जा रही है, उधर जा रही है, कभी एसी देख रही है, कभी पंखा देख रही है। अरे कुछ तो झेलिए जिंदगी में। देखिए यहाँ पर 1905 में एक घटना होता है, जापान और रूस का युद्ध होता है। किसका? जापान vs रूस का युद्ध हुआ 1905 में। क्या होता है? जापान और रूस का युद्ध होता है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि छोटा देश कौन सा है और बड़ा देश कौन सा। ये जो जापान हमारा देश है एक छोटा सा देश है, छोटा देश था। और ये जो हमारा रूस था एक बहुत बड़ा देश था। कौन था? आसान भाषा में 10वां के स्टूडेंट है 10वां जैसा, 12वां के स्टूडेंट है 12वां जैसा। 12वां मतलब 12th। अब ये जो छोटा देश है, ये छोटा देश है और एक ऐसा देश है बड़ा देश है। अब ये जो छोटा देश है जापान 1905 में रूस को हरा देता है। किसको हरा देता है? अब इसमें हार गया कौन? रूस। और जीता कौन? जापान हमारा जीत गया। यहां पर देखिए कौन जीत रहा है? जापान। जापान कैसा देश? छोटा देश। बड़ा देश कौन? रूस। और हार जाता है कौन? बड़ा देश रूस। और ये युद्ध कब हुआ? 1905 में। 1905 में हुआ 22 जनवरी। फालतू मत बोलिए। 1905 में क्रांति हुई। हम नहीं बताए, पहले सुनिए। 1905 में क्रांति हुई, युद्ध हुआ और उस युद्ध में जापान रूस को हरा देता है। यहां देखिए जापान रूस को हरा देता है। अब इस बात से नहीं चुप होगी। यहाँ पर देखिए, किताब पर देखिए, वो उसका आत्मा आ गया है। एक लड़की थी, उसका शरीर चला गया, उसका आत्मा वो छोड़ के गई है।
ना, नाम नहीं लेंगे, वो भी ऐसा ही करती थी, इससे ओवर करती थी। हाँ, समझ गई समझना। तो यहाँ देखिए, जापान जो है रूस को हरा देता है एक छोटा देश होते हुए। अब बताइए कि रूस की जनता इस घटना से क्या होगी, नाराज होगी कि नहीं होगी? नाराज होगी, होगी कि नहीं होगी? अब रूस की जनता इस घटना से नाराज हो गई कि हमारा जो बड़ा देश था क्या, रूस, वो किससे हार गया? एक छोटा देश जापान से हार गया। अब ये रूस की जनता जानते हैं क्या करती है? अपने ही देश में, अपने ही देश में क्या शुरू कर देती है? गृह युद्ध। क्या शुरू कर देती है? गृह युद्ध। गृह युद्ध मतलब क्या? अपने ही घर में मारा पीटी शुरू कर देती है, लड़ाई शुरू कर देती है? क्यों शुरू करती है? कि हम लोग इतने बड़े थे और हमारा देश हार गया और छोटा देश जीत गया, तो हम अपने राजा के खिलाफ, कौन सा, रूस के राजा के खिलाफ आवाज उठाएंगे। पहले इतना ही जानिए ना, पहले कॉन्सेप्ट समझिए। अब यहाँ रूस की जनता अपने राजा के खिलाफ आवाज उठाने लगी, और आवाज उठाने लगी तो इसी में एक नाम आता है, मतलब क्या नाम आता है? नाम आता है इसमें, एक नाम नहीं, नारा आता है। क्या? रोटी दो का नारा। क्या आता है? रोटी दो, रोटी दो का नारा आता है। अब ये रोटी दो का नारा कौन लगा रहा है? जनता लगा रहा है। अच्छा, अच्छा, ये रोटी दो का नारा से अब समझ में आएगा आप लोगों को कि रोटी दो क्यों बोल रहा है जनता। क्योंकि युद्ध में क्षति हुआ होगा, युद्ध में क्षति हुआ होगा तो रूस में महंगाई बढ़ा होगा, बड़े कीमतों पर वस्तु, बड़े कीमतों पर वस्तु बिक रहा होगा, और रूस का हानि भी हुआ होगा। हानि हुआ होगा कि नहीं? धन के रूप में हानि हुआ होगा, बल के रूप में हानि हुआ होगा, है? और इसमें सैनिक भी मारे गए होंगे। और इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि जब कोई युद्ध या क्रांति हो जाता है तो महंगाई घटती है कि बढ़ जाती है? महंगाई बढ़ती है कि घट जाती है? महंगाई बढ़ जाती है। अब यहाँ की जनता नाराज है, एक तो महंगाई से और एक तो क्षति से। और महंगाई से जब नाराज है तो किसके खिलाफ आवाज उठाएगी? रूस के राजा के खिलाफ। और रूस के राजा के खिलाफ रूस की जनता इकट्ठा होके, एक महल रहता है रूस के राजा का, और उस महल का नाम रहता है सेंट पीटर्सबर्ग। क्या नाम है? सेंट पीटर्सबर्ग का महल होता है। इस महल की तरफ रूस की जनता जाने लगती है। कहाँ की जनता? रूस की जनता किस महल की तरफ जा रही है? सेंट पीटर्सबर्ग। अब ये महल किसका है? रूस का राजा का। अब इस महल को चारों तरफ से रूस की जनता घेर लेती है। कहाँ की जनता? रूस की जनता घेर लेती है। और जैसे जैसे ही रूस की जनता इस महल को घेर लेती है और नारा लगाती है रोटी दो। क्या नारा लगाती है? रोटी दो का नारा लगाती है। तो वैसे ही अब बताइए, वहां का राजा चुप बैठेगा? नहीं बैठेगा। वहां का राजा गोलीबारी करवा देता है। क्या करवा लेता है? गोलीबारी करवा देता है। और इस गोलीबारी में रूस के बड़े पैमाने पर रूस के जनता अपने ही देश में मारे जाते हैं। और इस पूरी घटना को क्या कहा जाता है? खूनी रविवार। जिस दिन गोली चलवाया था ना रूस के राजा, यानी रूस का जार, रूस का जार जिस दिन गोली चलवाया था ना 1905 में, वो दिन था 22 जनवरी के हिसाब से कौन सा दिन? रविवार का दिन था, संडे का दिन था। और पुराने कैलेंडर के अनुसार 9 जनवरी का दिन था। और वो रविवार का दिन था जहां पर जनता अपना हक मांगने गई थी, और जनता को हक ना देकर रूस का जार क्या करवाता है? महल के आसपास पूरे जनता को मरवा दिया। और यही घटना हमारा कहलाया खूनी रविवार। तो खूनी रविवार आसान भाषा में हम लोग क्या क्या सीखे? इतना बकवास करने से अच्छा है कि एक लाइन सुन ले कि खूनी रविवार जो उत्पन्न हुआ था वो किस घटना से हुआ था? रूस जापान के युद्ध से। और जापान एक छोटा सा देश था और रूस एक बड़ा सा देश था, और जापान हरा देता है रूस को। अब इस बात से नाराज कौन है? रूस के जनता। और रूस के जनता अपने ही देश में क्या करेगा? गृह युद्ध कर देगा। और गृह युद्ध में क्या? एक ग्रुप बनाएगा, और रूस की जनता सेंट पीटर्सबर्ग के महल की तरफ, यानी राजा के महल की तरफ, जार की तरफ निकल पड़ेगी, और चारों तरफ से राजा को घेरने की प्रयास करेगी। यह बात राजा को खराब लगेगा, और राजा क्या करवा देगा? मारपीट करवा देगा, यानी गोलीबारी करवा देगा। और वो जो दिन था 22 जनवरी का दिन, संडे का दिन था, और उसमें लोग बहुत पैमाने पर मारे जाते हैं। और इस घटना को क्या कहा जाता है? खूनी रविवार। अब जब खूनी रविवार समझ लिए, अब जब खूनी रविवार समझ लिए, तो यहां से एक और बात समझेंगे कि हमारा तीसरा चैप्टर क्या शुरू होगा? तीसरा चैप्टर क्या शुरू होगा? हिंद चीन। कौन सा शुरू होगा? हिंद चीन।
अब ये जो हिंद चीन है, इंडो चाइना चैप्टर है, तीसरा चैप्टर है, तीसरा चैप्टर है। अब ये जो है ना रूस जापान का युद्ध, आप जो सुने रूस जापान का युद्ध सुने ना, कब हुआ था? 1905 में हुआ था कि नहीं? और ये खूनी रविवार सुने, खूनी रविवार सुने कि नहीं? बोलिए लोग ना हो, खूनी रविवार सुने, ये भी कब? 1905 में। अब ये जो खूनी रविवार और रूस जापान का युद्ध हुआ, इस घटना से प्रभावित होकर हिंद चीन वाले चैप्टर शुरू होंगे। अब कैसे शुरू होंगे? हिंद चीन में ये जो क्षेत्र है, ये एक इलाका था, क्या था? क्षेत्र था। और इस क्षेत्र में एक देश पाया जाता था, वियतनाम। क्या पाया जाता था? वियतनाम। अभी मोटा मोटी समझ लीजिए, समझ में आया? अब जो है ये वियतनाम भी एक क्या है? छोटा देश है। बड़ा देश है कि छोटा देश है? छोटा देश है। और इस छोटा देश पर कब्जा करके कौन बैठा है? कब्जा करके बैठा है इस छोटा देश वियतनाम पर फ्रांस। कौन बैठा है? फ्रांस। यानी फ्रांस का उपनिवेश है, यानी फ्रांस गुलाम करके रखा है किसको? वियतनाम। अब वियतनाम वाले इस घटना को देखेगा, किस घटना को? रूस जापान के युद्ध को। और ये बात सीखेगा कि एक छोटा सा देश जापान को हरा दिया, तो हम लोग वियतनाम वाले फ्रांस को क्यों नहीं हरा देंगे? और यहां से हमारा तीसरा चैप्टर शुरू हो जाएगा। यही हमारा क्लास का आज का कॉन्सेप्ट था। और कॉन्सेप्ट समझाना और समझना, हम भी तो समझिए ना रहे हैं, हम समझ रहे तो आप समझ रहे हैं। तो एक दूसरे के समझने और समझाने से बातें बनती है। और जब ना समझिएगा, ना समझा पाइएगा, तो बातें नहीं बनती है। साथ साथ छात्र और टीचर के बीच में भी बैलेंस खराब होता है। यहाँ तक कि जीवन में भी ये बात सीख के रहिए कि अगर बैलेंस नहीं बना तो आपका कोई रिश्ता भी खराब हो जाएगा। तो चुपिए ना, तो समझने और समझाने से बातें बनती है। रिश्ते के बारे में कहते तुरंत गुस्सा आ जाती है, समझ में आया? तो हमारा ये कॉन्सेप्ट था। और कल से हम लोग पढ़ेंगे हिंद चीन, समझ में आया? और हिंद चीन में क्या पढ़ेंगे कि वियतनाम फ्रांस को कैसे हराता है। तो आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक है?